हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इवैल्यूएटिंग स्टाइल। यानी कि जो राइटर है उसके द्वारा जो भी राइटिंग की जाती है, जो कुछ भी लिखा जाता है, जब हम उस स्टाइल को इवैल्यूएट करते हैं कि राइटर ने किस तरीके से लिखा है, उसका राइटिंग स्टाइल कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, कौन से सिंबल्स का यूज़ किया है, क्या वो सिंबल्स सही हैं या फिर नहीं, कोई लिटरेरी टर्म्स जैसे एलिट्रेशन, मेटाफर, इन सब चीज़ों का यूज़ किया है या फिर नहीं, किस तरीके से किया है। तो वो जितनी भी बातें होती हैं राइटिंग स्टाइल से रिलेटेड, जब हम उन सभी बातों के बारे में देखते हैं तो उसे ही इवैल्यूएटिंग स्टाइल कहते हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टाइल एंड व्हाट स्टेप शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल इवैल्यूएटिंग स्टाइल। कि इवैल्यूएटिंग स्टाइल होता क्या है, और जब हम इवैल्यूएट करते हैं स्टाइल को तो कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो अगर इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तब आपको यही जो बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी है। जो भी आपको लैंग्वेज इजी लगती है वो आप लिख देना, और कोई भी ऐसी लाइन है जो कि आपको टफ लग रही है, हार्ड लगती है, तो आप उस लाइन को एक या दो लाइंस को छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी हेडिंग लिखोगे स्टाइल या फिर इवैल्यूएटिंग स्टाइल। इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है, उसे अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और नेक्स्ट लाइन से अपना आंसर स्टार्ट करना है। स्टाइल इज द कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज दैट इज एप्रोप्रिएट टू द पर्पस, ऑडियंस एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइटिंग स्टाइल। कि जो स्टाइल है लिखने का वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं कि हमें किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन से वर्ड को यूज़ करना है, और ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, इम्पोर्टेंट होता है किन किन चीज़ों के लिए, पर्पस के लिए कि हम क्यों राइटिंग कर रहे हैं, क्यों हम लिख रहे हैं, ऑडियंस के लिए क्योंकि जो कुछ भी हम राइट करते हैं उन्हें पढ़ता कौन है, ऑडियंस, तो उनके लिए भी जो हम चीज़ें लिख रहे हैं उसके लिए जो स्टाइल है वो हमारा सही होना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट जो भी हम बातें लिख रहे हैं वो इस तरीके से लिखी जानी चाहिए कि हम उसे सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकें और पढ़ने वाला सही तरीके से उसे समझ सके। द राइटर स्टाइल इज़ एविडेंट थ्रू वर्ड्स चॉइस एंड सेंटेंस फ्लुएंसी। जो राइटर का स्टाइल है वही सबसे बड़ा एविडेंट होता है, और किस तरीके से हमें पता चलता है कि राइटर का स्टाइल कैसा है, तो हम उसका वर्ड चॉइस देखते हैं कि उन्होंने जो अपनी राइटिंग लिखी है, अगर उन्होंने कुछ भी आर्टिकल टॉपिक लिखा है तो उन्होंने किस टाइप के वर्ड्स का यूज़ किया है, और उनका जो सेंटेंस है उसकी फ्लुएंसी कैसी है। ठीक है, जो भी बातें वो लिख रहे हैं उसमें जो वर्डिंग है वो ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा इजी इस टाइप की तो नहीं है, और उनकी जो बातें हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं या फिर नहीं। तो ये जो सारी बातें होती हैं इसके थ्रू हमें राइटर का जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल, उसके बारे में पता चलता है। स्किलफुल यूज़ ऑफ पैसेज, purposeful vocabs enhance the effectiveness of the composition through the use of appropriate word, phrase, description that engage the audience। तो इस पूरी लाइन में ये कहा गया है कि अगर जो राइटर है वो सही शब्दों का, फ्रेज का, डिस्क्रिप्शन का यूज़ करता है तो इसके थ्रू वो ऑडियंस को इंगेज कर सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं राइटिंग स्टाइल के लिए। Sentence fluency involve using a variety of sentence style to establish effective relationship between and among ideas, cause and or statement appropriate to the task। सेंटेंस फ्लुएंसी क्या होती है कि जिसमें वैरायटी होती है सेंटेंस के स्टाइल की, और सेंटेंस स्टाइल क्या होती हैं जिसमें जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी यानी कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए कि हमारे जो आइडियाज़ हैं, जो भी बातें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, उनकी क्या रीज़न है, कौन कौन सी स्टेटमेंट दी गई हैं, ये सारी बातें सही तरीके से बताई हुई होनी चाहिए। While making evaluation feature of the text such as the choice of vocabulary, is it easy, ornate, archaic, technical, or pretentious, etc. should be paid attention।
तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं तो कुछ टेक्स्ट के फीचर्स होते हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमारी जो वोकैबुलरी की चॉइस है वो किस तरीके की होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ऑर्डिनेट होनी चाहिए, टेक्निकल होनी चाहिए, और अगर आप वर्ड लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, प्रीटेंटियस होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो वर्ड वोकैबुलरी है उसको बहुत ज़्यादा उन पर हमें ध्यान देना होगा। मीन्स कि हमारा जो वोकैब को चूज़ करना है, ठीक है, कि हमें किस टाइप के वोकैब यूज़ करने हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है जो कोई भी राइट करता है। The use of figure of speech such as metaphor, personification, hyperbole, onomatopoeia, pathos, alliteration should be made and comment on their appropriateness should be made। कि कुछ फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स हैं जो उनका भी यूज़ करना चाहिए एंड उनसे जो मीनिंग है वो भी सही निकलना चाहिए। अब इसके बाद आती है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग स्टाइल ऑफ एनालिटिकल एसे। तो क्वेश्चन इस तरीके भी से आ सकता है कि कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हमें, यानी कि अगर हम किसी ऐसे को इवैल्यूएट करते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, कौन कौन सी मेन बातें होती हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है तभी भी आपको यही लिखना है। फॉलोइंग आर द लिस्टेड द क्राइटेरिया इन देयर ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द ग्रेड। तो कुछ बातें बताई गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है किसी भी राइटिंग के लिए, और ये जितनी भी बातें हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है जो कि हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। यू शुड यूज दिस हैंड आउट एज ए क्विक रेफरेंस पॉइंट फॉर इम्प्रूविंग द राइटिंग। और हमें ये जितनी भी बातें हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारी जो राइटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। When you finish your first draft, जैसे ही हम अपना पहला जो ड्राफ्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, मीन्स जब हम पहली जो राइटिंग है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, एंड आस्क योरसेल्फ, तब हमें खुद से पूछना चाहिए इफ़ यू हैव और बेटर यट आस्क अदर्स। ठीक है, पहले हमें क्या है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ को राइट कर लिया, कोई भी हमने आर्टिकल लिख लिया, तो सबसे पहले हमें उसको खुद रिवाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई सुधार हो सकता है। अगर हमने ये चीज़ देख ली तो हम अदर्स से भी ये चीज़ पूछ सकते हैं, किसी और को पढ़ाकर भी ये देख सकते हैं, क्या पता कोई दूसरा हमें कोई अच्छी एडवाइस दे दे। इफ़ यू हैव सक्सेसफुली मेट दिस क्राइटेरिया, अगर हमने इन सभी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से कर लिया। रिमेंबर टू दैट मास्टरिंग राइटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। देखो, राइटिंग लिखना और उसके ऊपर मास्टरिंग करना, यानी कि एक लिखना बहुत इजी है, लेकिन उसे अच्छे तरीके से लिखना, अच्छे तरीके से अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, उसके लिए टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में बहुत अच्छा राइटिंग स्टाइल सीख सकते हैं, तो इसके लिए टाइम लगता है। एंड दैट ऑल असेसमेंट शुड बी प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर गोल ऑफ कंटिन्यूअल सेल्फ improvement, a process in which virtually all writers are continuously involved। तो इस पूरी लाइनिंग का क्या मीनिंग है कि हमें असेसमेंट भी करनी चाहिए, जो कुछ भी हम लिखते हैं उसे हमें असेस करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे यहाँ पर अभी क्या गलतियाँ हो रही हैं, जिससे कि हम खुद पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसके साथ ही बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके व्यूज़ हैं जो उन्हें भी जानना चाहिए। Please do not hesitate to ask me for clarification of any comment or for advice on how you might improve your writing and thinking। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी लिखता है, जो भी राइटर है, उसे कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि अगर वो किसी के थॉट्स ले रहा है, किसी के व्यू ले रहा है अपनी राइटिंग स्टाइल पर, और सामने वाला पर्सन अगर उसको कोई बात बता रहा है तो उसे समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हेजिटेट होगा कि मैं पूछूं या फिर ना पूछूं, क्या पता वो मुझे नेगेटिव कमेंट करे, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। Any grade on a single assignment has little worth beyond the immediate emotional impact it provides you। तो यहाँ पर कहा गया कि हम कोई भी अगर सिंगल असाइनमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर हमें ग्रेड लेनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है, ना कि हमें इमीडिएट इमोशनल इम्पैक्ट डाल देना चाहिए, यानी कि उसके द्वारा इट प्रोवाइड्स यू, यानी कि कोई पर्सन सामने से ऐसा नहीं है कि वो हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला हमेशा हमें पॉजिटिव फीडबैक दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या है कि हर एक प्रकार का जो ग्रेड मिल रहा है, जो भी फीडबैक मिल रहा है, उसे समझना चाहिए।
what matters most in the process you undertook to create the paper and the lesson learned from the process। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब हम कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उस प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं उन सब पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्पेशली हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए और जो भी हमें फीडबैक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। अब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कंटेंट, कि जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कोई ना कोई कंटेंट होता है, मीन्स कि कोई तो टॉपिक होता है जिस पर हम लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ नेचर, तो नेचर के बारे में हम जो कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या हुआ, कंटेंट हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट, ठीक है, कि अगर हम किसी भी राइटिंग स्टाइल को इवेल्युएट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटेंट कैसा है। A thought-provoking thesis, skillful analyzing that demonstrates some thinking and imagination, assertion that are backed up by evidence, avoiding of generalization that cannot be proven। तो पहले इन लाइंस का मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि हमारी जो थीसिस है, जो भी हमारी बातें हैं, वो कैसी होनी चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होनी चाहिए। यानी कि हमने जो भी बातें लिखी हैं उससे क्या है कि हम जो भी रीडर है वो इमेजिन कर सके, ठीक है, थिंक कर सके। अगर हम कोई लाइन लिखते हैं तो सामने वाला उसको पढ़कर थिंक कर सके, इमेजिन कर सके, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। इसके साथ ये कहा गया है कि हमें अवॉइड करना चाहिए जनरलाइजेशन दैट कैन नॉट बी प्रूवन। यानी कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका हर कोई अपना अपना मीनिंग निकालता है, तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड मास्टरी ऑफ द डिटेल्स, और जो भी हम लिख रहे हैं वो हमें प्रॉपर डिटेल में लिखना चाहिए। विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि हमारा जो विलिंगनेस है वो क्या होना चाहिए कि हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल सकें। यहाँ पर पहली लाइन थी अवॉइडेंस ऑफ जनरलाइजेशन, कि जनरलाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए, सामान्यकरण को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं सामने वाला भी वैसा ही सोचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव वहाँ पर मिलने चाहिए। इसके साथ ही जो राइटर है वो अपने अलग अलग, यानी कि एक बात पर अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है वो वहाँ पर रखे, जिससे कि लोग अलग अलग बातों को सीख सकें, उनकी इमेजिनेशन, उनकी थिंकिंग पावर वो भी डेवलप हो सके। टू इंक्लूड कॉम्प्लेक्सिटी इन योर आर्ग्यूमेंट्स, कि जो भी आप बातें लिख रहे हो वो कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, सिंपल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेन बात ये है। सब्जेक्ट मैटर दैट एड्रेस द असाइनमेंट, और हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रॉपर बता दे कि हमारा ये असाइनमेंट क्या है। जैसे कि हम कोई भी पोइम पढ़ते हैं तो उसमें पहला जो हमारी पोइम का नेम होता है उस बेस पर हम ये देख लेते हैं कि उस पोइम में किसके बारे में बातें कही गई हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हमें असाइनमेंट के बारे में प्रॉपर पता चल जाए। सेकंड जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अ फोकस्ड थीसिस इज दैट इज डेवलप्ड थ्रू आउट द एसे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी टॉपिक हम लिख रहे हैं उसमें जो बातें हैं वो थ्रू आउट डेवलप होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो बातें हैं वो एक दूसरे से रिलेट ही ना करें। सेंटेंस दैट फॉलो लॉजिकली कोहेरेंट फोकस्ड पैराग्राफ विद टॉपिक सेंटेंस एंड इफेक्टिव ट्रांजिशन, अ कंक्लूजन दैट डज नॉट सिंपली रीस्टेट द थीसिस बट ब्रिंग द पार्ट ऑफ द एसे टुगेदर एंड प्रोवाइड क्लोजर। तो पूरी बात का मीनिंग ये है कि जो भी हमने, यानी कि अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे हो तो उस टॉपिक पर आप कम से कम 15 से 20 लाइन लिखते हो, तो वो जितनी भी सेंटेंस हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सभी बातें एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए, लॉजिकल वे में लिखी होनी चाहिए, जिससे कि वो बातें हमें समझ आ सके। एंड वो बातें हैं जो उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, बार बार रीस्टेट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही वो पूरा जो पैराग्राफ है उसके जो पार्ट्स हैं वो सभी जुड़कर एक सही मीनिंग निकाल सकें, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद है मैकेनिसिस। इसका मीनिंग क्या होता है? जनरली फ्री ऑफ मैकेनिकल एरर सच एज रन ऑन सेंटेंस, मिसयूज्ड कॉमास, मिसप्लेस मॉडिफाइड्स एक्सेट्रा, स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव एक्टिव सेंटेंस दैट कंटेन अ क्लियर सब्जेक्ट। तो मेन बात क्या है कि
जो भी हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कम से कम एरर का यूज़ हो, कोशिश की जाए कि एरर हो ही ना। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर सेंटेंस है जो उसका मीनिंग सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, सेंटेंस आपस में रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं दो बातें, या फिर हम कॉमाज हैं जो वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर कॉमा का यूज़ नहीं करना वहाँ पर हम कर रहे हैं इस तरीके से, या फिर जो हमने मॉडिफायर्स यूज़ किए हैं वो हम गलत तरीके से मिसप्लेस कर रहे हैं, तो वो सारी बातें हैं। इसके साथ ही हमारा जो सेंटेंस है वो क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मीन्स कि उसका मीनिंग निकलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो सके कि हम क्या बात कहना चाहते हैं। And an appropriate verb with an obvious connection to the object when one is required। तो ये कहा गया है कि हमारी जो वर्ब है वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिससे कि जो हम बातें कह रहे हैं उनके बीच में कनेक्शन हो सके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो राइटिंग स्टाइल में जो वर्ब होती हैं वही हम इधर उधर कर दें वो चीज़। इसके बाद है सिटेशन। सिटेशन का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है एग्जाम्पल्स, ठीक है। फुट नोट्स और एंड नोट्स, बाइब्लियोग्राफी व्हेन नेसेसरी, दैट यूज ऑफ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। बस आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है वो आपको नहीं लिखना है। ऑल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया साइटेड। तो मेन बात इसमें क्या कही गई है कि हमें क्या है कि प्रॉपर वे में हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देने चाहिए, फुट नोट होना चाहिए, एंड नोट होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, एंड जो लास्ट का पॉइंट होता है वो हम कंक्लूजन बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें फुट नोट्स एंड नोट्स लिखने चाहिए। इसके बाद है स्टाइल। An effective voice that engages the reader, a writing style that avoid needless repetition and redundancy। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस तरीके से एक इफ़ेक्टिव वॉइस रीडर को इंगेज करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जो राइटिंग स्टाइल है उसमें अवॉइड किया जाना चाहिए रिपीटेशन को। अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें मान लो 20 लाइन है जिसमें से हमने 5 लाइनों को बार बार रिपीट कर दिया है, तो इससे ऑडियंस को पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। केयरफुली कंसीडर वोकैबुलरी। इसके साथ ही जो वोकैब्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो भी हमें केयरफुली यूज़ करने चाहिए। एंड इसके बाद की लाइंस जो ब्रैकेट में है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है फॉर्मेट, कि जो हमने लिखा है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वर्डिंग कैसी होनी चाहिए, उनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, वर्डिंग का स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। टाइप्ड, सबसे पहले हम उसे जो टाइप करवाते हैं, एंड डबल स्पेस, जनरली फ्री ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर्स। तो यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन, स्पेसिंग, पेज नंबर, नेम, क्लास, डेट, टाइटल ऑफ द एसे, और जो ब्रैकेट में है वो मैं नहीं बोल रही हूँ, पेजेस अटैच विद द स्टेपल। तो इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले हमने जो भी आर्टिकल लिखा है उसे हमें टाइप करवाना चाहिए, स्पेस कितना है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोई भी जो हम टाइप करवा रहे हैं उसमें एरर्स नहीं होनी चाहिए, मार्जिन कितना है वो भी ध्यान देना चाहिए, एंड इसके साथ ही जिस टॉपिक पर हमने लिखा है पेज नंबर भी लिखे होने चाहिए, उस टॉपिक का नेम होना चाहिए, वो जो टॉपिक है वो कौन सी क्लास के लिए है, डेट है, जो टाइटल क्या है एसे का, ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। उसके बाद वो जितने भी पेजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से हमें अटैच करने चाहिए। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इवैल्यूएटिंग राइटिंग। तो यहाँ पर कहा गया है कि राइटिंग इज़ अ कॉमन एंड एस्टेंसिबली सिंपल टर्म, कि जो राइटिंग है, वर्ड देखने में हमें क्या लगता है कि ये एक कॉमन सा वर्ड है, राइटिंग मीन्स लिखना, बट इट्स सिंप्लिसिटी इज़ डिसेप्टिव। लेकिन ये वर्ड जितना सिंपल देखने में लगता है उतना ही इस वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, जिससे कि हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। द टर्म हैज़ मल्टीपल मीनिंग, कि जो राइटिंग है, ये जो वर्ड है, टर्म है, इसके मल्टीपल यानी कि बहुत सारे मीनिंग है। इवन दो वी डोंट ऑफन थिंक अबाउट दिस दोज मल्टीपल एंड शिफ्टिंग मीनिंग व्हेन वी यूज़ इट।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इसका मीनिंग, जो मल्टीपल मीनिंग्स हैं, उन्हें हम समझ ही नहीं पाते हैं जब हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वी कैन यूज़ द टर्म राइटिंग टू रेफर टू हैंड राइटिंग। जैसे कि राइटिंग का कोई मीनिंग क्या सोचता है कि हम कहते हैं ना कि तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो कुछ ये मीनिंग समझते हैं। हैंड राइटिंग का क्या मीनिंग होता है? टू द फिजिकल एक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शन, कि वो किस तरीके से लिखा गया है, लिखने की बनावट, जो शब्द, जो वर्ड लिखे गए हैं उनकी बनावट कैसी है। बट 2 मिनट्स लेटर, लेकिन 2 मिनट बाद ही हम क्या सोचते हैं? वी कैन यूज़ द सेम टर्म राइटिंग टू रेफर टू द नोट इटसेल्फ। इसके बाद यही जो राइटिंग वर्ड है इसका यूज़ हम करते हैं उस टॉपिक के लिए जो कि हमने लिखा है। हमने कहा ना राइटिंग स्टाइल, यानी कि एक चीज़ जो कि है हमारी हैंड राइटिंग, कि हमने वर्ड की जो बनावट है, शेप है, वो किस तरीके की रखी है। दूसरी राइटिंग का क्या मीन्स निकलता है कि ये जो हमने आर्टिकल लिखा है 10-20 लाइन का, ये जो आर्टिकल है इसको भी हम क्या कहते हैं? राइटिंग, कि ये एक राइटिंग है। द डॉक्यूमेंट वी हैव रिटन, एक डॉक्यूमेंट, बातें जो हमने लिखी है। एज इन द फ्रेज, एक फ्रेज के रूप में अगर हम समझे राइटिंग, तो अ पीस ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग रेफर्स टू बोथ। राइटिंग के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है प्रोसेस और एक होता है प्रोडक्ट, 2 बातें। इन द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ राइटिंग, तो राइटिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स नेचर है, ठीक है, अलग अलग मल्टीपल मीनिंग है। वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकसिंग ऑन, तो हम यहाँ पर मेन किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो हम लिखते हैं किस तरीके से लिखना चाहिए, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंड बिकमिंग अडेप्टेड, और उसके बाद जब हमें इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव राइटर्स, और जब हमें पता चलेगा कि राइटिंग के बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, तो जब हम उसे अपनाते हैं तो हम एक इफेक्टिव राइटर बन जाते हैं। अवर व्यू इज़ दैट राइटिंग शुड बी व्यूड फ्रॉम 3 बेसिक पर्सपेक्टिव। हमारा जो राइटिंग को लेकर मेन व्यू है वो 3 बातों से बनता है, and that is from these 3 basic perspective that we from the criteria for evaluating writing। और ये 3 पर्सपेक्टिव हैं जो वो कौन से होते हैं और ये कहाँ से निकले हैं? तो जो हमने इवेल्युएटिंग राइटिंग का क्राइटेरिया देखा है उससे ये निकले हैं। कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं? तो 3। सबसे पहले है एक्शन और पर्पसफुल एक्शन। Because writing is supposed to accomplish something, it has an aim and its attempt to affect change. In other words, writing has या is a purpose. एक्शन का मीनिंग है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो मीनिंग है, कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई उद्देश्य है। हमने कोई टॉपिक लिया, उसके बारे में हमने इतनी बातें लिखी, क्यों लिखी है एक राइटर ने? तो इसका कोई ना कोई पर्पस है। तो पहली बात होती है राइटिंग के लिए कि कुछ भी अगर हमें लिखना है तो हमारा कोई पर्पस, कोई मोटिव होना चाहिए। दूसरा है अ प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा कोई पर्पस हुआ कि हमने किसी अवेयरनेस के लिए कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लिख रहे हैं, तो लिखने के बाद जब हमने वो 15-20 लाइनें या जितना भी हमने लिखना है डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, तो ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। और रिटर्न आर्टिफैक्ट और टेक्स्ट टू बी रीड। आर्टिफैक्ट का मीन्स है वो बातें, डॉक्यूमेंट जो हमने लिखी हैं जिसे अब लोग, ऑडियंस पढ़ेगी। इसके बाद है अ प्रोसेस, अ मीन्स बाय विच द आर्टिफैक्ट इज प्रोड्यूस। एक सबसे पहले हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि मुझे इस टॉपिक पर लिखना है, तो ये जो लिखना है कोई ना कोई हमारा एक पर्पस है। तो ये हमारा हुआ एक्शन कि मैंने पेन उठाया, पेपर उठाया और जो भी मेरे माइंड में बातें हैं मुझे लिखनी है, तो ये सब मैंने काम करना शुरू किया, ये तो क्या हुआ? एक्शन। उसके बाद है प्रोसेस, फिर मैंने वो लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने लिखा, फिर मैंने ड्राफ्ट बनाया, फिर मैंने चेक किया कोई एरर्स वगैरह हैं, वो सारा जो आता है वो किस में आ जाएगा? प्रोसेस में। उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये 3 पर्सपेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं राइटिंग के लिए। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।